Hello all, welcome to my YouTube channel. Myself C. Diksha Khattar. In today's video, I'm going to teach you the topic of blockchain, which is the second topic of module 6, right? तो सबसे पहले I'm going to present with you all an example. हम example लेंगे एक शॉप की. अब एक शॉप के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं. तो वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कहाँ करी जाती हैं? एक लेजर के अंदर. रिकॉर्ड कौन करता है? ओनर करता है कि ये हमने स्टॉक परचेज किया, ये सेल हुई, इतने पर सेल हुई. तो क्या जो वो सेंट्रल फिगर है, या वो जो ओनर है, क्या वो उस ट्रांजेक्शन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, टेम्परिंग कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है ना लेजर का, वो बस ओनर के पास है, वो सबके पास नहीं है. बाकी लोगों को, एम्प्लॉयज हो गए है ना, द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट, उन सबको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा सेंट्रल अथॉरिटी पे. तो क्या ये गलत नहीं है? डेफिनेटली गलत है. तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि जो ये लेजर है ये सबके पास रहे? कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो इसमें जब वो ऐड हो रही है, इमीडिएट बेसिस पे सबके पास ऐड हो. डेफिनेटली ये तरीका हो सकता है. ये तरीका, ये टेक्नोलॉजी जो कि ये अलाउ करती है कि जो लेजर है वो डिसेंट्रलाइज रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, रियल टाइम पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो वहाँ पर पता लगे, जहाँ टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, उस टेक्निक का नाम है ब्लॉकचेन. ठीक है. सो ब्लॉकचेन अब है क्या? ब्लॉकचेन जैसे लेजर एक मैनुअल रजिस्टर है, ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है. ठीक है. एक क्या है? डिजिटल रजिस्टर, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर डिजिटली स्टोर करी जाती है. अब लेजर के अंदर जैसे ट्रांजेक्शन्स का डाटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है. यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका डाटा ब्लॉक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर आप कहोगे टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कैसे है? क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, चेन ऑफ ब्लॉक्स. ब्लॉकचेन क्या है? चेन ऑफ ब्लॉक्स. ब्लॉकचेन हैशिंग, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिससे टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ये आपको बता देती हूँ कैसे. अब व्हाट इज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, ये एक्सप्लेन करती हूँ कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता क्या है. सबसे पहले देखो, आपको जो मैंने समझाया अब तक, एक शॉप के अंदर जैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कहाँ स्टोर करी जाती हैं? लेजर के अंदर. तो वो लेजर रहती किसके पास है? ओनर के पास. तो क्या ओनर छेड़छाड़ कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है. टेम्परिंग कर सकता है? कर सकता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है यार? कि कोई ऐसी टेक्निक बनाओ जिससे कि जो वो लेजर है वो इमीडिएट बेसिस पे उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो रही है वो सबको पता लग रही है, कोई चेंज हो रहा है सबको पता लग रहा है. ठीक है. और वो पब्लिकली शेयर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे. राइट. तो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चेन ऑफ ब्लॉक्स में टेम्परिंग इम्पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की टेक्निक यूज करता है. अब ये होता क्या है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन? सबसे पहले तो हम समझेंगे होता क्या है, ब्लॉकचेन क्रिएट कैसे होता है. जो जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ना, फर्स्ट ब्लॉक को बोला जाता है जीनेसिस ब्लॉक. अब एक ब्लॉक के अंदर आपको मैंने बताया, जैसे लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है. यानी कोई भी ट्रांजैक्शन का डाटा है वो ब्लॉक के अंदर स्टोर किया जाता है. तो ब्लॉकचेन के अंदर रहता क्या क्या है? नंबर 1, ब्लॉकचेन को बोला क्या जाता है? जीनेसिस ब्लॉक. ठीक है. ब्लॉकचेन के अंदर रहता है ट्रांजैक्शन का डाटा, ओन हैश यानी खुद का हैश, और प्रीवियस हैश. अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि हैश होता क्या है. प्रीवियस हैश क्या फर्स्ट ब्लॉक में रह सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट से प्रीवियस तो कोई हो ही नहीं सकता. तो जीनेसिस ब्लॉक के अंदर कोई प्रीवियस हैश नहीं होता. उसके बाद सेकंड ब्लॉक क्रिएट किया जाता है. सेकंड ब्लॉक के अंदर क्या आ गया? खुद का डाटा, खुद का हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश. तो ये कनेक्ट किससे हो रही है? क्रिप्ट चेन बन किससे रही है? हैशिंग से बन रही है. तो चेन फॉर्म्स. ठीक है. अब आपको इमेज दिखा देती हूँ. ये देखो, ये इमेज हो क्या रहा है यहाँ पर. अब एक ब्लॉक के अंदर रहता क्या है? तो सबसे पहले उसका खुद का डाटा रहेगा. ठीक है. खुद का डाटा, ओन हैश और प्रीवियस हैश. क्या फर्स्ट में प्रीवियस हैश होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ब्लॉक है, जीनेसिस ब्लॉक है. उसके बाद सेकंड में ओन डाटा, प्रीवियस हैश आ गया और खुद का हैश. ठीक है. और थर्ड में भी इस तरह से ओन डाटा रहेगा, उसके अंदर खुद का हैश रहेगा और प्रीवियस का हैश रहेगा. तो ये लिंक्ड कैसे हैं? हैश के थ्रू लिंक्ड है. तो टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि वो हैश के थ्रू लिंक्ड है. अब आप बोलोगे आप हैश हैश क्या बोल रहे हो. आपको हैश एक्सप्लेन करके दोबारा इस इमेज पर लेकर आऊंगी. हैश का मतलब क्या है? देखो, ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है. डाटा यानी इनपुट, ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर होता है. अब हैशिंग ये टेक्निक है क्या? हैशिंग क्या करती है? जो हमने इनपुट डाला है ब्लॉक के अंदर, कोई भी, जैसे इनपुट डाला है HELLO हेलो, उस इनपुट को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट के अंदर. फिक्स्ड लेंथ आउटपुट के अंदर आउटपुट क्या आ गया? 1ZBF. कुछ भी आउटपुट हो सकता है. अगर लेकिन आपने इनपुट HELLO यानी हल्का सा भी चेंज कर दिया इनपुट में, तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया 25AR, मतलब कुछ और आउटपुट निकल आया. ठीक है.
तो ये क्या है, इनपुट आउटपुट, यानी ब्लॉक, ये हैशिंग टेक्निक होती है। अब इस फिक्स लेंथ आउटपुट को वो जो जनरेट करते हैं उसको मैसेज डाइजेस्ट बोला जाता है। इससे जो टेम्परिंग है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको इमेज दिखाती हूँ। आपने यहाँ पे एक डाटा डाला, ब्लॉक के अंदर डाटा डाला, डाटा जब डालोगे आप ब्लॉक के अंदर, वो उसको क्या कर देगा, हैश के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो आपने हैश, उसमें प्रीवियस हैश भी रहता है। अब फर्स्ट का प्रीवियस हैश तो हुआ नहीं कोई, ठीक है। अब सेकंड ब्लॉक पे आ जाओ, यहाँ पर भी क्या रहा, ओन डाटा, हैश और प्रीवियस हैश। तो प्रीवियस हैश यहाँ आ गया, लेकिन अगर आपने कहा फर्स्ट में मैं चेंजेस करूँगा, आपने फर्स्ट में चेंजेस करने की कोशिश करी, क्या चेंज हो जाएगा, हैश चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज होगा तो ये अगला भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, इसका कंटेंट चेंज होगा, ये हैश भी चेंज। तो फिर ये सारे जो अगले ट्रांजैक्शंस हैं ना वो इनवैलिड हो जाएंगे। इसलिए हैशिंग टेक्निक से छेड़छाड़ करना यानी टेम्परिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ आया? बेसिक समझ आया? दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। नंबर 1 पॉइंट, शॉप के अंदर जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं लेजर के अंदर स्टोर करी जाती हैं, अब वो सेंट्रली एक पर्सन यानी ओनर कंट्रोल करता है, तो टेम्परिंग पॉसिबल है, छेड़छाड़ पॉसिबल है। तो इसका तरीका क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जहाँ पर टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है। और वो डाटा के चेन कैसे बनती है, हैशिंग के थ्रू बनती है। अब हैशिंग क्या होता है, हैशिंग जब ब्लॉक के अंदर डाटा डालते हैं यानी इनपुट डालते हैं, वो इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और हल्का सा भी चेंज HELLO और HELLO स्मॉल में अगर हो जाए तो वो भी चेंज जो है, बिल्कुल छोटा सा चेंज भी, वो पूरे हैश को चेंज कर देता है। अब ब्लॉक्स क्रिएट कैसे होते हैं, देखो जो फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट होता है ना उसको जीनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक के अंदर कंटेंट क्या रहता है, एक तो खुद का डाटा, खुद का हैश, प्रीवियस का हैश। फर्स्ट के अंदर प्रीवियस का हैश हो नहीं सकता। फिर क्या आता है सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक में ओन डाटा, ओन हैश और प्रीवियस का हैश। तो ये लिंक किससे हो गए, हैश से लिंक हो गई, यानी चेन बन गई। तो यहाँ टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आ गई, ठीक है। अब एक और टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क। दो टॉपिक होते हैं वैसे तो, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, लेकिन जो हमारी बुक है ICAI मॉड्यूल है वहाँ प्रूफ ऑफ वर्क की ही बात करी गई है और हमारे लिए रेलिवेंट भी वही है। वर्क में क्या किया जाता है, जैसे ही एक आपको मैंने एक्सप्लेन किया चेन बनती है ब्लॉक्स की, राइट, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। अब ये ब्लॉक ऐड कैसे होते हैं, ब्लॉक ऐड करने के लिए क्या होता है, वेरियस कंप्यूटर्स, यानी वेरियस कंप्यूटर्स जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है माइनर्स, क्या कहा जाता है, माइनर्स। वो क्या करते हैं, आपस में compete करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्या करते हैं वो, सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिससे कि उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। और उस रिवॉर्ड के बेसिस वो क्या फॉर्म करते हैं, एक अगला ब्लॉक फॉर्म करने का उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वैलिड ब्लॉक ही ऐड किया जाता है, ठीक है। गलत ब्लॉक ऐड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ओनली वैलिड ब्लॉक इज एडेड। सो प्रूफ ऑफ वर्क क्या हो गया, एक कंसेंसस मैकेनिज्म हो गया। क्या हो गया, एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिससे वेरियस माइनर्स, कितने सारे माइनर्स जो हैं वो आपस में compete कर रहे होते हैं ताकि वो अगला ब्लॉक ऐड कर सके। उनका रिवॉर्ड क्या होता है कि उनको ब्लॉक ऐड करने दिया जाता है, राइट। ओनली वैलिड ब्लॉक्स आर एडेड, जिससे कोई चीटिंग नहीं करी जाती, राइट। अभी आपका ये पॉइंट्स आपको बेसिक आने चाहिए। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ। अब आपके टर्म आइए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। अब ये क्या होता है, हैशिंग आपको पता लग गया, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। देखो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, क्रिप्टोग्राफी यानी एक ऐसी टेक्निक, क्रिप्टो यानी सीक्रेट वाली टेक्निक, जहाँ आपने किसी को मैसेज भेजा लेकिन वो ऐसे कोड में भेजा कि वो अगला ही उसको समझ पाए। तो जब आप किसी को मैसेज भेजते हो उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हो, मैसेज भेज रही हो उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या वो हो गया, इंक्रिप्ट कर दिया आपने, क्या कर दिया, इंक्रिप्ट, ठीक है। और सेकंड जब कोई बंदे ने उसको खोलना है तो वो क्या करेगा, उसको डीक्रिप्ट, क्या करेगा, डीक्रिप्ट। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ये चीज़ को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसमें दो कीज यूज होती हैं, दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, एक होती है एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी में आ गई दो कीज, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक की इज शेयर्ड अमंग पीपल, प्राइवेट इज केप्ट सीक्रेट। बस इतनी आपको बात याद रखनी है, बाकी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब आपको लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ब्लॉकचेन का मतलब क्या रहता है, ब्लॉकचेन क्या है, इज लाइक अ डिजिटल रजिस्टर। ये आपको बता दिया, जैसे एक मैनुअल रजिस्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या है, डिजिटल रजिस्टर जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, विच इज शेयर्ड अमंग मैनी पीपल।
शेयर किया जाता है, यानी यहाँ हर बंदे के पास वो ब्लॉक का डाटा है, शेयर्ड है वो। कैन नॉट बी चेंज्ड वंस रिटन, चेंज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिक्योर्ड किससे है, हैश फंक्शन से। डज नॉट नीड एनी बैंक और मिडलमैन, यानी कोई सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सिक्योरली एंड ट्रांसपेरेंटली। सिक्योर क्यों है, क्योंकि हैश के थ्रू सिक्योर्ड है, और ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि हर पर्सन के पास एक्सेस है। सो ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन अ ब्लॉक, हर रिकॉर्ड को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक को लिंक करा जाता है टुगेदर फॉर्मिंग अ चेन। लिंक किसके थ्रू किया जाता है, हैश के थ्रू। अब ब्लॉकचेन रेफर्स टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्यों, ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि हर पर्सन के पास एक्सेस है, ठीक है, ये समझ आ गया। ट्रस्टलेस, ट्रस्टलेस यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी पे हमें ट्रस्ट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये टेक्निक ही डिसेंट्रलाइज्ड है। पब्लिकली एक्सेसिबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, यानी शेयर्ड लेजर है, हर पर्सन के पास इमीडिएट बेसिस पे एक्सेस है। दैट एनेबल सिक्योर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ डिजिटल एसेट्स, क्या सिक्योर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ क्या, डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है यूजिंग, यानी डिजिटल एसेट्स यानी आप कह लो बिटकॉइन वगैरह को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये आपको मैंने बता दिया पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जहां पर कीज यूज होती हैं पब्लिक और प्राइवेट। एंड कंसेंसस मैकेनिज्म्स, जो POW टेक्निक है ना, उसको ही कंसेंसस मैकेनिज्म बोला जाता है, जहां वेरियस माइनर्स क्या करते हैं, कंपीट करते हैं टू ऐड अ न्यू ब्लॉक। समझ आ गया। अब ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, ठीक है, तो ब्लॉकचेन के अंदर होता क्या है, तो खुद का डाटा, खुद का हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश। एनी चेंज इन वन ब्लॉक चेंजेस द हैश, अगर हल्का सा भी ब्लॉक के अंदर के डाटा को चेंज किया तो क्या बदल जाएगा, हैश बदल जाएगा। अगर हैश बदल गया तो चेन ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए टेम्परिंग क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ गए। अब एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इन्वॉल्व कैसे हुआ, देखो 2008 में सतोशी नाकामोटो के पर्सन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें इसने क्या कहा, इसमें कहा कि डायरेक्टली भी आप P2P पेमेंट्स यानी पीयर टू पीयर पेमेंट्स कर सकते हो विदाउट एनी बैंक और इंटरमीडियरी। इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जीनेसिस ब्लॉक का, ठीक है। इसने और क्या इंट्रोड्यूस किया, बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो ब्लॉकचेन यानी बिटकॉइन जो था ना, इसने इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया कि आप डायरेक्टली भी विदाउट कन्वर्जन, है ना, विदाउट कन्वर्जन यानी बैंक से कन्वर्जन कराने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ही ट्रांसफर कर सकते हो टू अनदर कंट्री यूजिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या था, फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। अब टेक्नोलॉजीज दैट मेक ब्लॉकचेन पॉसिबल, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है, सबसे पहले तो P2P नेटवर्क, P2P यानी पीयर टू पीयर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसमें क्या रहता है, तीन टेक्नोलॉजीज हैं जो ब्लॉकचेन को पॉसिबल करती हैं, एक तो पीयर टू पीयर, एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है हैश फंक्शन। इसमें से आपको मैंने दो एक्सप्लेन कर दी हैं, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। अब वो कौन सी है, नंबर 1 वाली आपकी, नंबर 1 है आपकी पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसमें क्या रहता है, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर नोड कॉपी रखता है लेजर की, मतलब हर पर्सन के पास एक्सेस है डाटा का। ट्रांजेक्शन्स आर वेरीफाइड बाय नोड्स, यानी ऐड करने से पहले, ब्लॉक ऐड करने से पहले उसको वेरीफाई करा जाता है। वेरीफाई कौन करता है, वेरियस माइनर्स, किस टेक्निक से, POW टेक्निक से, ठीक है। अब क्या है, नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्स डाटा, किसी के पास कंट्रोल नहीं होता। लेजर क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड हो गया। ट्रांजेक्शन्स क्या करी जाती हैं, वैलिडेट करते हैं एंड देन अपेंड करते हैं, यानी ऐसे नहीं कि ब्लॉक अपने आप ऐड हो जाता है, ओनली वैलिड ट्रांजेक्शन्स आर एडेड। वैलिड कैसे, जब वेरियस माइनर्स compete together and the one who wins gets to add the block and only valid blocks are added, ठीक है। तो नोट्स फॉलो ट्रस्ट बट वेरीफाई टेक्निक, समझ आ गया। पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन करा, दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, एक होता है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, एक होता है एसिमेट्रिक। अब जो सिमेट्रिक है, ये वाली सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम की यूज़ करी जाती है, किसके लिए, इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ करी जाती है। अब ये जो है एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें दो कीज यूज़ करी जाती हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक की तो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पब्लिकली अवेलेबल होती है और वो आप शेयर भी कर सकते हो। पब्लिक की यूज़ क्यों होती है, फॉर एग्जांपल इस अकाउंट से पेमेंट दूसरे अकाउंट में गई तो पब्लिक की आपका एक तरह से एड्रेस है, कौन से जैसे फेसबुक में आपका नाम होता है ना, FB पे आपका नाम है, तो नेम जो है आपका वो पब्लिक है, राइट। आपका पासवर्ड क्या है, प्राइवेट, तो वो आपकी प्राइवेट की। तो प्राइवेट की किस लिए यूज़ करी जाती है, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। आपने कोई अगर किसी को ट्रांसफ़र करा है कुछ, है ना, ब्लॉकचेन के थ्रू, तो पब्लिक की आपका एड्रेस है और प्राइवेट की आपकी अपने पास रहती है,
ठीक है, और जो दूसरा पर्सन उसको डाटा को खोलता है वो अपनी प्राइवेट की से खोलता है। ठीक है, तो अब लेमैन लैंग्वेज में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, पब्लिक की एक एड्रेस है जो शेयर करा जाता है, प्राइवेट की क्या है? सीक्रेट। ट्रांजेक्शन्स जो है आप एक दूसरे को सेंड करते हो वो डिजिटली साइन करते हो। अब फॉर एग्जांपल इस पर्सन को ट्रांसफर करा, इसने क्या करा? अपनी पब्लिक की से होगा ना इसकी, ठीक है, और इसको पता लगेगा इसकी पब्लिक की ये है, तो इसने भेजा आगे और ये अपनी प्राइवेट की से खोलेगा, तो ये अपनी प्राइवेट की से साइन करके भेजेगा। जब इसने साइन करके भेजा ना, तो कल को ये नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं था। जब इसने प्राइवेट की से साइन कर दिया, क्या कर दिया इसने? प्राइवेट की से साइन कर दिया, तो इसके डिजिटली साइंड हो गए सिग्नेचर, है ना, इनो नॉन रेप्यूडिएशन हो गया। मतलब ये मुकर नहीं सकता कि नहीं नहीं मैंने तो भेजा ही नहीं था। नहीं जी, आपके प्राइवेट की यूज्ड थी तो प्राइवेट की तो आपके पास ही होती है। सो अब ये कौन सी इंक्रिप्शन यूज करता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये दो कीज यूज करता है। इससे क्या रहता है? ऑथेंटिकेशन, मतलब हमें पता है कि सही पर्सन ही हमें भेज रहा है। इंटीग्रिटी, क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। और नॉन रेप्यूडिएशन किसके थ्रू होता है? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, ये याद रखना। हैश फंक्शन यानी माइनर। अब ये क्या रहता है? हैश फंक्शन क्या होता है? देखो, हैश फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लॉक के अंदर डाटा डाला, हेलो HELLO, उस डाटा को वो फिक्स लेंथ कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हल्का सा भी चेंज हो डाटा में तो कोड ही बदल जाता है, तो कन्वर्ट्स डाटा इनटू अ फिक्स लेंथ कोड। इस फिक्स लेंथ कोड को क्या बोला जाता है? मैसेज डाइजेस्ट। क्या बोला जाता है? ये याद रखना, इस फिक्स लेंथ कोड को बोला जाता है मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, इट इज़ अ वन वे प्रोसेस। क्या है? एक तरफा प्रोसेस है कि एक बारी डाटा गया तो वो कन्वर्ट हो गया। अगर स्मॉल चेंज, छोटा चेंज भी करोगे, कंप्लीटली न्यू हैश। तो इससे क्या रहता है? इंटीग्रिटी, यानी टैंपरिंग पॉसिबल नहीं है। क्या करा? डिटेक्ट्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा भी अनऑथराइज किसी पर्सन ने जान के मॉडिफाई करने की भी कोशिश करी तो पता लग जाता है। तो ये क्या है? कोर ऑफ ब्लॉक लिंकिंग। ब्लॉक्स लिंक कैसे हैं? हैश के थ्रू ही लिंक है। कैसे? क्योंकि इसका जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश है ना, इसका हैश इसके हैश में रहता ही रहता है, फिर इसका जो हैश है ये अगले में जाता है। सो ये जो ब्लॉक्स हैं लिंक्ड किसके थ्रू हैं? हैशिंग के थ्रू। तो हैश फंक्शंस जो हैं गारंटी करते हैं द रिकॉर्ड्स वंस रिटन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट डिटेक्शन, यानी पता लग जाता है। राइट, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, now we are going to study the second topic which is advantages and disadvantages of blockchain। अब blockchain हम जो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो एक्यूरेसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लिंकेज ब्लॉक्स के थ्रू है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ठीक है, कोई टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है, हैशिंग के थ्रू सारा लिंक्ड है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं कर रहा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ठीक है, टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर होती भी है तो पता लग जाता है। सिक्योर हो गया और एफिशिएंट ट्रांजेक्शन्स होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। राइट, डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब अगला ब्लॉक ऐड करना होता है ना, तो POW टेक्निक यानी प्रूफ ऑफ वर्क्स मेथड यूज होता है। तो उसमें क्या होता है? वेरियस माइनर्स जो हैं compete करते हैं to and solve complex mathematical calculations so they can get a reward to create a next block। तो इसलिए कितने कंप्यूटर्स कंप्लीट करते हैं और एक ब्लॉक क्रिएट होता है, और उसको भी कितना टाइम लग जाता है? तो एक ट्रांजेक्शन को बहुत टाइम लग जाता है, लो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होनी, कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा यूज़ होनी, एसोसिएशन विद इलिसिट एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि देखो, पब्लिक की यूज़ करी जाती है, क्रिप्टोग्राफी यूज़ करी जाती है जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट कीज होती है। पब्लिक की एनोनिमस रहती है, वहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं होता, कोई कोड होता है XYZ ऐसे, ठीक है। तो पब्लिक की अब कोई नाम है नहीं, तो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, यानी हैकिंग पॉसिबल हो सकती है। ये कब पॉसिबल है? देखो, ब्लॉकचेन इटसेल्फ बहुत सिक्योर है, लेकिन ब्लॉकचेन लिंक्ड है APIs के थ्रू। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कोई बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन या कुछ ऐसा। तब क्या हो गया? ये पेमेंट गेटवे कोई इन्वॉल्व है, तो तब क्या हो गया? वो जो है ना, इंटीग्रेशन पॉइंट्स जहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, वहां पर अटैक हो सकता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो देखो, ऑल पार्टीज हैव फुल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हर पर्सन के पास हर चीज़ का एक्सेस रहता है। नो सिंगल पार्टी कंट्रोल्स डेटा, कोई पर्सन जो है वो पूरा डाटा को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बिटवीन नोड्स, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती। ट्रांसपेरेंसी, क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सबको विजिबल रहती हैं। तो यूजर्स आइडेंटिफाइड बाय एड्रेसेस, और यूजर्स कैसे हैं? एड्रेसेस से आइडेंटिफाई होते हैं, ना कि कोई नाम, यानी पब्लिक की जो है ना वो नाम नहीं होती, वो कोई एड्रेस होता है। उसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कोई भी रिकॉर्ड आपने एक बारी कर दिया, उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो हैश के थ्रू लिंक्ड है, वो क्रोनोलॉजिकल है और परमानेंट है।
ठीक है। और कंप्यूटेशनल लॉजिक एक और प्रिंसिपल, अब ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ओरेकल। अब ये क्या रहता है, आई विल एक्सप्लेन यू कि देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ना एक वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर, तो देखो इवेंट क्या है, उन्होंने बोला इफ़ फ्लाइट डिले बाय मोर देन 3 आवर्स द इंश्योरेंस आपको पे कर देगा, आपका कोड है। और अगर ये कोड आपका एक्टिव हो गया ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इवेंट क्या है कि अगर फ्लाइट डिले होगी मोर देन 3 आवर्स, अब यहाँ 4 आवर्स से डिले होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आपकी फ्लाइट डिले होगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, ये ट्रिगर हो गया। पर आपको पता कैसे लगा कि फ्लाइट डिले होगी? ये पता लगता है ओरेकल के थ्रू। किससे? ओरेकल। ओरेकल क्या प्रोवाइड करता है? रियल वर्ल्ड का डाटा, जैसे फाइनेंशियल मार्केट कोई, अब यहाँ पे तो फ्लाइट का था ना, फ्लाइट का स्टेटस, अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का भी हो सकता है, वेदर का भी कुछ हो सकता है, डिलीवरी स्टेटस की गुड्स अगर डिलीवर होंगी तो साथ ही पेमेंट रिलीज कर दो, फ्लाइट का स्टेटस। ठीक है, तो ये सारा डाटा सेंड करता है कंपनीज को। ठीक है, तो हमें दो दो चीज़ें आ गई। एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ये रूल है ये सही लगा होना चाहिए, यानी इफ एंड देन। फिर हमको एक और चीज़ चेक करनी है एज ऑडिटर्स की जो रियल वर्ल्ड का जो डाटा आ रहा है ना ओरेकल से, वो सही आ भी रहा है या नहीं। ठीक है। तो कॉम्प्यूटेशनल लॉजिक में क्या है, ब्लॉकचेन्स क्या है, प्रोग्राम करे जा सकते हैं। प्रोग्राम यानी इफ और देन का रूल, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो गए हैं वो यूज़ करे जा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ऑटोमेट हो जाती है। अब आपके प्रिंसिपल्स क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन यानी डायरेक्ट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट है, इरिवर्सिबल है क्योंकि हैश हो गया, और कंप्यूटेशनल लॉजिक। अब आपकी एग्जाम्पल्स इन फाइनेंस, पेमेंट एंड रिकन्सिलिएशंस। अब डायरेक्ट P2P पेमेंट्स करी जा सकती हैं। इससे क्या हो गया कि आपकी फास्टर सेटलमेंट हो गई है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया। अब अगला, इशुएंस एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज। आगे ब्रोकर के साथ होता था लेकिन अब वह ब्लॉकचेन हो जाता है। ठीक है, क्लियरेंस एंड सेटलमेंट लेटेंसी। देखो आगे T+2 डेज में जो भी ट्रांजैक्शन होती थी वो सेटल होती थी, लेकिन अब एट ट्रेड लेवल यानी अब इमीडिएट बेसिस पे हो जाती है। इससे काउंटर पार्टी रिस्क भी कम हो गया। ये आपकी फाइनेंस की एग्जांपल्स हैं कि ब्लॉकचेन फाइनेंस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कि डायरेक्ट पेमेंट यानी बिटकॉइन, इशुएंस ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की ब्रोकर की नीड ही नहीं, मतलब मिडलमैन की नीड नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी की नीड नहीं, सीधा ब्लॉकचेन के थ्रू हो जाता है। और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट लेटेंसी, ये आपको पता लग गया। अब 3 यूजेस हैं ब्लॉकचेन के जनरली, वो आपको बताऊंगी। यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन, नंबर 1 बैंकिंग यानी बार्कलेज में। बैंकिंग में क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन में ऐड कर जाता है। ठीक है, करा जाता है, ट्रेड डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। सिक्योरिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और टाइम और कॉस्ट कम हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 2 एग्जांपल्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यानी फूड की ट्रैकिंग, कि फूड जो है उसका मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो डिलीवरी कहाँ पर होनी है, कौन से रास्ते से आ रहा है, प्रोडक्शन किसने करी है, सही गुड्स हैं कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू। वो कैसे? देखो 2 कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, एक वीचेन और एक एम्ब्रोसिस। अब वीचेन में क्या होता है कि वो QR कोड जो है ना उस पर लगा होता है फूड पर, उसको स्कैन करके आपको पता लग जाता है कि पूरी चेन पता लग जाती है कि मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ एंड ऑल दैट। और अब एक होगा एम्ब्रोसिस। एम्ब्रोसिस में क्या होता है, 2 टेक्नोलॉजीज वो यूज़ करता है, एक ब्लॉकचेन और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे मिल्क है और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऐसे गुड्स हैं, तो वो अगर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है कि थोड़ा टेम्परेचर सही रहे। तो वो आपका टेम्परेचर IoT के थ्रू यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आपको पता लग जाता है कि वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, कि क्वालिटी तो नहीं खराब हो रही। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ब्लॉकचेन का यूज़ होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि मेडिसिन में, ड्रग्स में, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, फेक मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए। तो 2 कंपनीज के नाम यहाँ दे रखे हैं, DHL और एक्सेंचर। अब DHL वैसे ही लॉजिस्टिक्स कंपनी और एक्सेंचर एक कंसल्टेंसी कंपनी है। दे बोथ हैव जॉइंट हैंड्स फॉर दिस यूज़, कि फार्मास्यूटिकल में हम देखेंगे कि सही से काम हो। नेक्स्ट, की इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन ऑन ऑडिट। ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले ऑडिट क्या होता था, आफ्टर अ पीरियड, है ना, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, अब रियल टाइम पर होने लग गया। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग पॉसिबल, ऑटोमेटेड रिकन्सिलिएशन, रिलायबल हो गया ऑडिट एविडेंस। क्यों? क्योंकि पता है जब ब्लॉक के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है उसको टैंपरिंग पॉसिबल ही नहीं है। रिड्यूस्ड मैनुअल इंटरवेंशन रिड्यूस हो गई है। ऑडिटर का क्या काम बढ़ गया, ऑडिटर को पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वो जो लॉजिक लगा हुआ है इफ और देन वाला वो सही है या नहीं, और एक्ल को ऑडिट करना है, यानी कि जो रियल वर्ल्ड से डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, इंटरफेस एंड इवेंट टेस्टिंग, यही चीज़ होगी। उसके बाद है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन ऑडिट, यानी ग्रुप ब्लॉकचेन का ऑडिट करना। ठीक है, तो ब्लॉकचेन शिफ्ट क्या हो गया, पीरियोडिक से कंटिन्यूअस।
अब रिस्क्स एंड चैलेंजेस, अब अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंडर रिस्क। ये अब पॉइंट ये कह रहा है कि रिस्क और चैलेंजेस क्या है ब्लॉकचेन के। वेंडर रिस्क क्या है? देखो, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई कंपनी खुद ही ब्लॉकचेन लगा लेगी, वो आपको आउटसोर्स करनी पड़ती है। तो डिपेंडेंस किस पे है? ब्लॉकचेन वेंडर्स पे, क्योंकि इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं है, इनएडिक्वेट है। तो आपको एक बास, BAAS, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये भी एक सर्विस लेनी पड़ती है एक प्लेटफॉर्म से। तो क्या होता है कि क्या पता वो आपकी गोल्स के साथ अलाइन ना कर रही हो, है ना, तो वो दिक्कत हो सकती है। क्रेडेंशियल सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट की लॉस, आपकी दो कीज होती है, पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट गई तो काम हो गया आपका। और यहाँ पे अगर प्राइवेट गई तो कोई मल्टी फैक्टर भी नहीं है, आपकी की गई तो खत्म, बस इसका कोई तरीका ही नहीं है कोई और। उसके बाद है लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क। अभी देखो, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके लॉज ज़्यादा कुछ बने नहीं है, पता ही नहीं है कि लैक ऑफ रेगुलेटरी प्रेसिडेंट्स, लीगल अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं कि है क्या, तो इसलिए। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि देखो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, पब्लिकली एक्सेसिबल, तो सारा डाटा पब्लिक वैसे होना नहीं चाहिए पर इसमें होता है, तो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स रिस्क इंक्रीज हो गया, स्केलेबिलिटी इशूज़। अब ब्लॉकचेन में क्या रहता है, एवरी नोड क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द एंटायर लेजर, तो लेजर का साइज बढ़ रहा है ओवर टाइम, तो रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अगर साइज बढ़ रहा है तो हर पर्सन के पास वो स्टोर करना डाटा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये कह दो कि सेंट्रलाइज कर दो, अगर उसको सेंट्रलाइज ही कर दिया तो ब्लॉकचेन का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी, अब डिफरेंट तरह के ब्लॉकचेन होते हैं, हर ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग पावर एंड टाइम, ये क्या है? POW टेक्निक, यानी प्रूफ ऑफ वर्क मेथड जब करते हो तो उससे क्या रहता है कि डिफरेंट माइनर्स जो है दे आर कंपीटिंग एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एट द सेम टाइम सो दैट दे कैन क्रिएट अ न्यू ब्लॉक, है ना, बट उसके लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर लगती है, तो वो भी एक रिस्क है। ठीक है, कि हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स। अब स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स क्या है कि नोड्स जो हैं एंटायर लेजर को स्टोर करते हैं, ये नहीं कि एक चीज़ सारी कॉपी रहती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। IoT डिवाइसेस इससे लिमिटेशन फेस करते हैं, क्योंकि IoT डिवाइसेस में स्मॉल सेंसर्स होते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। वेंडर का रिस्क ही हमारे गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए, सही वेंडर पकड़ना है हमने, बाद में वो धोखा ना दे दे हमें। क्रेडेंशियल सिक्योरिटी की पब्लिक की प्राइवेट की, यानी प्राइवेट की क्या का लॉस नहीं होना चाहिए। लीगल रिस्क की कोई लॉस ही नहीं है अभी। डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो डाटा है आपका वो सिक्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसलिए आपका मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स इंक्रीज रिस्क। स्केलेबिलिटी इशू, कि आपका लेजर का साइज बढ़ता रहता है, हर जगह इतना डाटा जा रहा है, तो वो इशू रहता है। इंटरऑपरेबिलिटी, यानी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स जो हैं कैन नॉट इजीली इंटरैक्ट। उसके बाद है प्रोसेसिंग पावर एंड टाइम, बहुत टाइम लगता है क्योंकि POW टेक्निक। फिर आ गया आपका स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स, यानी कि स्टोरेज करना मुश्किल है अब स्पेशली IoT डिवाइसेस के लिए। अब अगर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सिक्स्थ टॉपिक। बेसिकली आपके दो टॉपिक रह गए हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो ये टॉपिक है कि गवर्नेंस एंड कंट्रोल्स, की ब्लॉकचेन में गवर्नेंस की नीड क्यों है। देखो, ब्लॉकचेन वैसे डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, लेकिन गवर्नेंस की नीड है, क्योंकि बताती हूँ गवर्नेंस की नीड है कि आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन आपका लगेगा कैसे। ठीक है, अब आपको सिंपल इसके आपके जो पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो एक आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या? गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्यों? कि ओवरसाइट तो रहे ब्लॉकचेन के ऊपर, कि ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। नंबर 1 पॉइंट, कि ब्लॉकचेन लगना कैसे है, कि ब्लॉकचेन ओन कौन कर रहा है, आउटसोर्स कर रहे हैं, चेंजेस कौन अप्रूव कर रहा है, वो सारा कुछ जानने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके बाद है मैनेजमेंट ओवरसाइट, मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा रिस्क, कि ब्लॉकचेन का जो रिस्क है उसके बिजनेस के गोल्स को नहीं अफेक्ट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट की ओवरसाइट इंश्योर करनी है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, दे आर नॉट अफेक्टेड, बस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क की, यानी कि लॉज ऑन ब्लॉकचेन अभी इतने डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए आपको रेगुलेटरी रिस्क को पहले तो आइडेंटिफाई करो, असेस करो, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, कम कर सकते हो तो कम करो, एंड कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर करो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो, ब्लॉकचेन क्या अगर फेल हो जाए कभी, है ना, सिस्टम आपका क्रैश कर जाए, कुछ हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका सही नहीं चल रहा और एक्ल्स डाटा सही नहीं ले रहे, तो आपका प्लान बी क्या है? तो ब्लॉकचेन स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिस्क, की ऑपरेशंस कंटिन्यू कैसे हो जाएंगे, बाद में कैसे कंटिन्यू होंगे। वेंडर मैनेजमेंट, ये भी आपको गवर्नेंस होनी चाहिए कि जो ब्लॉकचेन वेंडर्स हैं वो सही होने चाहिए। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस अगर आप किसी से ले रहे हो तो वो भी आपकी अलाइन करनी चाहिए, किससे? एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से। सिक्स्थ पॉइंट,
सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। देखो बात ही मेन ब्लॉकचेन में पब्लिक की प्राइवेट की आ जाती है। तो मेन अगर प्राइवेट की गई, ओनरशिप गई, तो लॉस हो जाना है आपका परमानेंट। तो पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर जो प्राइवेट की है वो जनरेट कौन कर रहा है, स्टोर कहाँ हो रही है, एक्सेस किसके पास होगा, रोटेशन होगी उसकी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम वैलिडेशन। मतलब हमने देखना है कि जो प्राइवेट की है वो बेसिकली आपकी सिक्योर रहनी चाहिए। उसके लिए पॉलिसीज क्या है, गवर्नेंस पॉलिसीज क्या है। 7th पॉइंट, सिक्योर एपीआईज एंड इंटीग्रेशंस। देखो अब एपीआईज क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली ये दो एप्लीकेशंस को ना आपस में लिंक करता है। क्या करता है, दो एप्लीकेशंस को आपस में लिंक करता है। ब्लॉकचेन जो इन इटसेल्फ है ना वो सिक्योर है, लेकिन वो कितने सारे ब्लॉकचेन इंटरैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरैक्ट करती है ब्लॉकचेन बैंक्स के साथ, केवाईसी हो गए, पेमेंट गेटवेज हो गए, ईआरपी के साथ। तो इससे क्या हो जाता है कि ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ इज वेरी सिक्योर, लेकिन जो ये इंटीग्रेशन पॉइंट्स होते हैं ना कि बैंक्स के साथ वो उस मोमेंट पे इंटीग्रेट कर रही है, तो वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो एपीआईज एक्सपोज टू थर्ड पार्टीज शुड नॉट रिवील सेंसिटिव डाटा एंड मस्ट एड्रेस ऑथेंटिकेशन, यानी पर्सन जो वैलिडली ऑथराइज्ड है वही ऑथराइज मतलब करे उस डाटा के साथ, वही उस डाटा को यूज़ कर सके। पेलॉड सिक्योरिटी होगी, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट, टाइम इन टाइम आउट, डिज़ाइन सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। नाउ वी गोइंग टू बिगिन विद द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये लास्ट टॉपिक रह गया। देखो ब्लॉकचेन्स में सीए का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन एक टेक्निकल चीज़ है और बिजनेस इम्पैक्ट, उस पर बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होगा वो फाइनेंशियल रहेगा, रिस्क बेस्ड रहेगा, कंट्रोल बेस्ड रहेगा, और वो सारा डोमेन सीए का है। इवन दो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है दे कैन लेवरेज देयर डोमेन एक्सपर्टीज टू प्ले क्रिटिकल रोल। अब हमारा रोल क्या रहेगा, असिस्ट इन इवेलुएटिंग द फंक्शनल डिज़ाइन। देखो ब्लॉकचेन हर चीज़ का नहीं सोल्यूशन, की कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाटा की लीकेज हो रही है, ऐसा हो रहा है तो हर जगह ब्लॉकचेन लगा लो, नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी एनालाइज करो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर देखो कि आपका ब्लॉकचेन यूज़ होना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी एक प्रोटोटाइप बनाओ। आप देखो कि ब्लॉकचेन ट्रायल वर्जन लो है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, तो आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट चेक करो, रिस्क एक्सपोजर, कंट्रोल इफेक्टिवनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में असिस्ट इन इवैल्यूएटिंग एंड डिजाइनिंग द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बिफोर फुल स्केल डिप्लॉयमेंट, इससे आपका खर्चा बचता है। थर्ड, असेसमेंट ऑफ रिस्क इन इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर भी ली तो क्या रिस्क होंगे, अगर नई टेक्नोलॉजी है नई रिस्क होंगे, ठीक है। क्या क्या रिस्क, आपको रिस्क मैंने सारे पढ़ा दिए थे, वेंडर रिस्क, ठीक है, क्रेडेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब पहले क्या होती थी, पीरियोडिक होती थी, अब क्या हो गई है, कंटिन्यूस हो गई है। तो ऑडिट की टाइमिंग और अप्रोच वो सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो ब्लॉकचेन चेंज क्या कर दिया, एविडेंस कैसे कलेक्ट होता है, टाइमिंग और अप्रोच, तो अप्रोच चेंज होगी आपकी, ठीक है। ट्रेडिशनल से कंटिन्यूस होगी। उसके बाद ऑडिट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑरेकल्स, ये आपको मैंने बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स है, इफ फॉर देन वाले। आपने वहाँ चेक करना है कि ऑडिट करना है इफ फॉर देन का, कि वो सही लगा हुआ है लॉजिक और सही टाइम पर अप्लाई हो रहा है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं, अगर कोई एरर्स है। अब ऑरेकल से डाटा लिया जा रहा है तो वो ऑरेकल सही वर्क कर रहा है या नहीं, तो ऑडिटर्स में भी एंगेज टू वेरीफाई वेदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंप्लीमेंटेड विद करेक्ट बिजनेस लॉजिक एंड वेदर ऑरेकल्स प्रोवाइड रिलायबल इनपुट्स, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स embedded in the blockchain. With this, your entire chapter is done and dusted, and I hope you are very much clear with the chapter. अगर आपको कोई इशू है किसी पॉइंट में, कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आईसीआई मॉड्यूल को बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।